Hello and Radhe Radhe Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज की current affairs में क्या important है, ज्ञान के महासंकल्प में आज क्या खास है, तो देखते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संडे में हम पूरी करंट अफेयर जो हमारे लास्ट वीक की करंट अफेयर होती है उसका रिवीजन करते हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज पर। हमारी फर्स्ट न्यूज है ओलिव रेडले कछुए की सुरक्षा के लिए दूसरी मैरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है। ओलिव रेडले जो हमारे कछुए हैं इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। किसमें? इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, इसीलिए इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड लिस्ट में इन्हें रखा गया है क्योंकि इनकी संख्या कम होती जा रही है और जिन प्रजाति की संख्या कम होती जाती है या फिर खतरे के निशान पर होती है उन्हें रेड लिस्ट में रखा जाता है। रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो वो करता है IUCN। इसकी जो लिस्ट होती है इसे जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये ग्लैड में है। कहां पर? ग्लैड में इसका हेडक्वार्टर है और ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। जो ओलिव रेडले कछुए हैं इसकी सुरक्षा के लिए जो एलिट फोर्स बनाई गई उसकी घोषणा किसने की है? तो वो की है तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसे रेड लिस्ट में रखा गया है। देखते हैं इसके बारे में कि तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। ये समुद्री कछुए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IUCN रेड लिस्ट में वर्नरेबल श्रेणी में आते हैं। ये हर साल तटीय इलाकों पर बड़ी संख्या में अंडे देने आते हैं। इनकी खासियत है कि ये क्या करते हैं, तटीय जो वहां का तटीय स्थान है वहां पर ये अंडे देने के लिए आते हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए, जिससे कि इनके जो अंडे हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, इनकी जो प्रजाति है वो बढ़ पाए, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया? एक मैरीन एलिट जो फोर्स है उसकी स्थापना की गई है। तो क्या है? मैरीन एलिट फोर्स की स्थापना की गई है। घोषणा की गई किसने की है? तो ये की है तमिलनाडु सरकार ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ओलिव रेडले कछुए और उनके समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह फोर्स समुद्र तटों पर गश्त करेगी और अवैध मछली पकड़ने और ट्रोलिंग पर निगरानी रखेगी और जो अंडे व नन्हे कछुए की रक्षा करेगी। जो इनके अंडे होंगे और उनके जो नन्हे बच्चे होंगे उनकी वो रक्षा करेगी, जिससे कि इसकी प्रजाति को रेड लिस्ट से हटाया जाए, इनकी प्रजातियों को बढ़ाया जा सके। तो ये हुई ओलिव रेडले कछुए से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अजय सिंह को। किसे? अजय सिंह को जो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने किसे हराकर बने हैं? तो ये बने हैं जसलाल प्रधान को हराकर इन्होंने बहुमत प्राप्त किया है और ये तीसरी बार मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और उसमें देखते हैं कि अजय सिंह को अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी संघ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया IBF का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने इस चुनाव में जसलाल प्रधान को हराया, मींस उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारतीय सेना आर्म फोर्स ऑफ इंडिया किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में शामिल हुई? तो वो हुई मिस्र में। किसमें? मिस्र में हुई है। ब्राइट स्टार कहां पर आयोजित हुआ? ये मिस्र में आयोजित हुआ, यहां आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की जिनाली मोदी UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किस नवाचार के लिए मिला है? तो ये किस नवाचार के लिए मिला है? तो उन्हें मिला है केले के अपशिष्ट से वैकल्पिक चमड़ा बनाना वेस्ट बेस्ड लेदर अल्टरनेटिव की वजह से इन्हें ये जो पुरस्कार है दिया गया है। पर्यावरण के लिए या पर्यावरण के हित में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसी के लिए यहाँ पर जो ये अवार्ड है ये दिए जाते हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जो केले के अपशिष्ट हैं उनका वैकल्पिक चमड़ा बनाना इन्होंने इसकी कोशिश की है, इन्होंने ये बनाया है, इसीलिए इन्हें किससे नवाजा गया है? इन्हें UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। भारत की जिनाली मोदी ने बैनोफी लेदर नामक एक स्टार्टअप शुरू किया है। यह स्टार्टअप केले की खेती से निकलने वाले अपशिष्ट मींस बनाना क्रॉप वेस्ट से इको फ्रेंडली लेदर अल्टरनेटिव बनाता है। यह पारंपरिक चमड़े की तुलना में कम पानी, कम रसायन और कम कार्बन उत्सर्जन करता है। इस अभिनव विचार के लिए इन्हें UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ अर्थ 2025 पुरस्कार दिया गया है। UNEP का यह पुरस्कार हर साल ऐसे युवाओं को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण में अनोखे और टिकाऊ कार्य करते हैं, जो सस्टेनेबल समाधान लाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। DRDO ने मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल
का सफल प्रशिक्षण पहली बार किस प्लेटफॉर्म प्रणाली से किया है? तो वो क्या है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से इसे सफल प्रशिक्षण किया गया है। 24 सितंबर 2025 को डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ मिलकर एक अग्नि प्राइम का पहला रेल बेस मोबाइल लॉन्चर से सफल प्रशिक्षण किया है। क्योंकि ये पहला है तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। किससे किया है? तो ये क्या है, रेल बेस मोबाइल लॉन्चर से सफल प्रशिक्षण किया है। इसकी कमांड पोस्ट कम समय में लॉन्च अक्षमता इसकी गतिशीलता और छिपाव को बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो वो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक अक्षमता है। यह फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में रखता है जिनके पास रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की अक्षमता है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पर। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो कि GSTAT का शुभारंभ कहां पर और कब किया? तो इन्होंने मुंबई में और कब किया? ये इन्होंने दिल्ली में, नई दिल्ली में और 24 सितंबर 2025 को किया है। कौन सा? नई दिल्ली में और 24 सितंबर 2025 को किया गया। किसने लॉन्च किया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने इसे नई दिल्ली में 24 सितंबर को लॉन्च किया। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह कदम जीएसटी विवादों में लंबित मामलों को घटाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और एक समान अपीलीय ढांचा उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। कई रिपोर्ट्स ने इसे संस्थागत माइलस्टोन भी कहा है। ये न्यूज हुई। हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? हिमांशी टोकस। कौन है? हिमांशी टोकस कौन सी है? पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है। इससे क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि भारत की पहली खिलाड़ी है जो जूडो खिलाड़ी के उसमें इन्होंने अपना शीर्ष स्थान बनाया है। देखते हैं इनके बारे में। हिमांशी टोकस ने इतिहास रचते हुए जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। वे ऐसा करने वाली भारत की पहली जूडो खिलाड़ी बनी है। उनकी यह उपलब्धि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूडो खेल में एक नई पहचान और गौरव का विषय है। यह सफलता भारत में जूडो खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत से भरी हुई है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये किसने की है? तो ये की है हमारी अग्नि, जो कुल हमारी कोसमोस है, इसने इसे शुरू किया है। किसने? अग्नि कोसमोस ने। अग्नि कोसमोस एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो IIT मद्रास रिसर्च पार्क से इनक्यूबेटेड है। इसने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है। इस सुविधा में पहली रॉकेट को 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार किया गया है। 3D प्रिंटिंग जो हमारी तकनीक है उससे इसे तैयार किया गया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से इंजन तेजी से, कम लागत में और उच्च सटीकता के साथ तैयार किए जाते हैं। यह सुविधा भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है। मींस जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें आत्मनिर्भरता के लिए ये पहला हमारा कदम है। मींस उसको मजबूत बनाता है। तो किसमें? ये अग्निकुल कोसमोस के लिए। भारत में पहली बार ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये कब किया गया? ये किया गया 2025 में। और कहां पर? नई दिल्ली में। 2025 और नई दिल्ली में किया गया। 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप पहली बार भारत में आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। यह एक बहु शूटिंग राइफल, पिस्टल और शूटिंग गन के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी अनुभव देता है। इस आयोजन का दूसरा चरण कब होगा? 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। और कहां पर? नोएडा में होगा। कहां पर? नोएडा में होगा। कहां पर? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने बढ़ाने की मंजूरी दी है 30 मई 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
24 सितंबर 2025 को एसीसी ने मंजूरी दी है कि जनरल अनिल चौहान का सीडीएस तथा विभागीय सचिव जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ाया जाए। यह विस्तार उनकी उम्र 65 वर्ष तक या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस विस्तार से रक्षा मंत्रालय को यह सुविधा मिलेगी कि वे अभी जारी रक्षा नीति और उपाय बिना बदलाव के आगे ले जा सकें। ये हुआ तेलंगाना सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेलंगाना सरकार ने विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से महिलाओं के नेतृत्व वाली एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो क्या है? आत्मनिर्भर महिला योजना। कौन सा? आत्मनिर्भर महिला योजना कार्यक्रम शुरू किया है। ये है रैंप कार्यक्रम। कौन सा है? रैंप कार्यक्रम, सॉरी, ये है रैंप कार्यक्रम। रैंप कार्यक्रम क्यों चलाया गया? जिससे कि महिला आत्मनिर्भर बने, इसलिए ये किया गया है। आंसर आप यहां देखेंगे कि क्या है इसका? रैंप राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा समर्पित किया गया है, समर्थित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने इसे विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाली जो एमएसएमईज है, वुमेन लीड एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया है। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना है, महिलाओं की उद्यमिता को सशक्त करना है और वित्तीय और तकनीकी सहयोग को प्रदान करना है। तेलंगाना इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर लागू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 का उसका विषय क्या रहा? तो 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी आर ओशन, आर ओब्लिगेशन और आर अपॉर्चुनिटी। क्या है? आर ओशन, आर ओब्लिगेशन और आर अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय क्या रहा? कि आर ओशन, आर ओब्लिगेशन और आर अपॉर्चुनिटी रहा। इस दिवस का उद्देश्य शिपिंग उद्योग, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की रक्षा, महासागरों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत में इस अवसर पर डीजी शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये हुआ। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में किसने छठे नदी उत्सव का उद्घाटन किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किसने किया? तो ये किया है हमारा CR पाटिल ने। किसने? CR पाटिल ने इसका उद्घाटन किया और इसका लक्ष्य था बहुआयामी नदी संरक्षण रणनीति। क्या है? बहुआयामी नदी संरक्षण। CR पाटिल बहुआयामी नदी संरक्षण छठवां नदी उत्सव, 6th नदी उत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन CR पाटिल ने किया और इसका उद्देश्य क्या था? कि नदी संरक्षण जो रिवर कंजर्वेशन पर जागरूकता बढ़ाना, नदियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करना है। बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नदियों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के पालघर में किस पहल का शुभारंभ किया जो पारंपरिक खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देती है? तो उन्होंने किसके लिए क्या किया? कि मेरी माटी मेरी थाली का उद्घाटन किया। किसका? मेरी माटी और मेरी थाली। देखते हैं, नेटिव फूड मैटर्स। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पालघर में महाराष्ट्र के गोवर्धन इको विलेज में नेटिव फूड मैटर्स पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का लक्ष्य पारंपरिक अनाजों जैसे मिलेट्स को मुख्य धारा में लाना, स्थानीय खाद्य विविधताओं का दस्तावेज करना और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेटिव फूड मैटर्स कार्यक्रम में जो थीम रही है, कार्यक्रम में मेरी माटी मेरी थाली नामक अवेयरनेस ड्राइव के माध्यम से समुदाय स्तर किया गया। इसका ऑप्शन होगा नेटिव फूड, सॉरी, नेटिव फूड। ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र पर आधारित जो परमाणु ऊर्जा है प्रणाली शुरू करेगा? तो वो करेगा रशिया। कौन करेगा? रशिया। मीन्स इनका कहना है कि ये जो अब 2030 तक ये क्या करेंगे कि बंद ईंधन चक्र बनाएंगे। मीन्स क्लोज फ्यूल साइकिल क्या है कि ये जो यूरेनियम का यूज करेंगे, जैसे कि इन्होंने यूरेनियम 100% यूज की, उसमें से कम 95% जो यूरेनियम होगा उसे ये रीयूज करेंगे। मीन्स इससे एक तो पोल्यूशन भी कम होगा, यूरेनियम की खपत कम होगी और इससे काफी बेनिफिट भी होंगे। तो 95% जो यूरेनियम होगा उसे ये रीयूज कर पाएंगे। कोई किसने किया है? ये रूस ने टारगेट रखा है, अपना लक्ष्य रखा है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस 2030 तक दुनिया की पहली क्लोज फ्यूल साइकिल वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। इसका स्थान क्या होगा? ये होगा टोम्स्क रीजन में। और क्लोज फ्यूल साइकिल क्या है कि इस्तेमाल किया हुआ जो परमाणु ईंधन होगा, परमाणु ईंधन कौन सा होता है? तो यूरेनियम होता है, 92 यूरेनियम 235। तो स्पेंट जो फ्यूल होगा दोबारा प्रोसेस या फिर रिसाइकिल करके रिएक्टर में फिर से उपयोग होता है। इससे नया यूरेनियम कम लगेगा और रेडियोधर्मी कचरा जो होगा वो भी घटेगा। मीन्स यूरेनियम से जो रेडियोधर्मी कचरा होता है वो भी कम होगा। और जो यूरेनियम का हम उपयोग करते हैं परमाणु ईंधन में, जो उसका भी खपत क्या होगी? कम होगी। जब हम यूरेनियम को जितना यूज करेंगे उसका 95 लगभग % हम भाग को फिर से रिसाइकिल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? यूरेनियम का कम खपत होगी और कम यूज होगा। टोम्स्क में जो पायलट डिमोन्स्ट्रेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स है जिसका केंद्र है ब्रिस्ट OD 300 लीड कूल्ड फास्ट रिएक्टर ऑन साइट फ्यूल फैब्रिकेशन या फिर रिफैब्रिकेशन और रिप्रोसेसिंग सुविधाएं, यानी एकीकृत बंद चक्र है ये। प्रगति अब तक क्या है कि रूस ने BN 800 रिएक्टर में मोक्स ईंधन का फुल कोर ट्रांजिशन हो चुका है। और ब्रिस्ट जो कि OD 300 के लिए प्रमुख उपकरण जो कि फ्यूल प्लांट की कार्य प्रगति पर है। यह बंद चक्र लक्ष्य की ओर ठोस कदम है। बंद चक्र जो हमारा होगा उसकी तरफ ये ठोस कदम है। बंद चक्र लक्ष्य। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। यह दिन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि जिससे कि जो टूरिज्म है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व को प्रगति, जागरूकता फैलाना। 2025 की थीम क्या रही? तो 2025 की थीम रही टूरिज्म एंड पीस, पर्यटन और शांति। जितने भी हमारे ये डेज हैं इनकी थीम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी याद करते हुए चले। मैंने सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट उठाई है जिसको हम देखते हुए चलेंगे। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो वर्ल्ड ओजोन डे भी कहते हैं, इसे वर्ल्ड ओजोन डे भी कहते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 के अंगीकरण की याद में बनाया गया था। किसकी याद में? प्रोटोकॉल की याद में बनाया गया था। ओजोन परत की रक्षा करना और लोगों को पर्यावरण जागरूक बनाना। 2025 की थीम क्या है कि फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। क्या है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक इसकी थीम रही। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत की थीम रही है। नेक्स्ट चलते हैं 17 सितंबर। 17 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। हर साल 17 सितंबर को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो पेशेंट सेफ्टी है, मरीज की सुरक्षा पर ध्यान दिलाना। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम होगी सेफ कोर फॉर एनर्जी न्यूबॉर्न। क्या है? सेफ कोर फॉर एनर्जी न्यूबॉर्न इसकी थीम होगी। चलते हैं नेक्स्ट। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। क्या है? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इसको होस्ट कौन करता है? तो ये UN ने करता है, जो कि वैश्विक रूप से इसे कंडक्ट किया जाता है। 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, जो कि गैंडा संरक्षण जागरूकता के तहत इसे मनाया जाता है। 23 सितंबर को हम सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। और इसकी थीम क्या रही? नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। इसे भी UN से संगठित किया जाता है, UN ने द्वारा बनाया जाता है। ओके। 25 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वह विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट के तहत इसे
इसकी थीम रही है। 25 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें इससे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोलते हैं इसे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 की थीम क्या रही, आर ओशन, आर ओब्लिगेशन, आर अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम रही। 27 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल इसकी थीम रही। 28 सितंबर को विश्व नदियां दिवस मनाया जाता है और 28 सितंबर को बनाया जाता है। और इसके 29 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व हृदय दिवस, जो कि वर्ल्ड हार्ट डे होता है। कौन सा? वर्ल्ड हार्ट डे होता है। और इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी वर्ल्ड डोंट मिस आ बीट, डोंट मिस आ बीट इसकी थीम रही। और वर्ल्ड जो हमारा हार्ट डे है, विश्व हृदय दिवस, कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को बनाया जाता है। 30 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस बनाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे बनाते हैं। और इसकी थीम क्या रही? ट्रांसलेशन शिपिंग ऑफ फ्यूचर इसकी थीम रही। ट्रांसलेशन शिपिंग ऑफ फ्यूचर, यू कैन ट्रस्ट इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने BSI बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नेतृत्व करने के लिए किससे वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया? किस वैज्ञानिक को? तो ये डॉक्टर कंदन दास को बनाया गया है। किसे? डॉक्टर कंदन दास को बनाया गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 25 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने डॉक्टर कंदन दास को BSI का 13वां निर्देशक नियुक्त किया है। वे पहले मशरूम वैज्ञानिक है। याद रखने वाली चीज है कि ये पहले मशरूम वैज्ञानिक हैं जिन्हें इसे इस पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हें BSI का निदेशक बनाया गया है। वैज्ञानिक है जिन्हें BSI का निदेशक बनाया गया है। डॉक्टर दास ने 165 प्लस नई प्रजातियां खोजी हैं और 2 नए वंश आविष्कृत किए हैं। 170 प्लस शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। BSI का कार्य क्या होता है? तो BSI का कार्य होता है भारत की वनस्पति विविधता का अन्वेषण करना, दस्तावेजीकरण करना, संरक्षण और वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना इनका कार्य होता है। नियुक्ति की मंजूरी है, जो नियुक्ति है उसकी मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो ACC होती है, कि से ही इसे मंजूरी दी जाती है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय वायुसेना जो IAF ने अपना प्रतिष्ठित MiG-21 जेट विमानों का सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो वो भारत ने की है। पूरे देश में इन्हें क्या रिटायर्ड करने की घोषणा की है। कब की है? तो MiG-21 विमानों को पूरे भारत में 26 सितंबर 2025 को सेवा से बाहर किया जाना है। यह निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है। 2025 एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत कहां होनी है? तो कहां होगी? वो होगी दुबई में। कहां पर? दुबई में। 2025 एशिया कप 28 सितंबर 2025 को दुबई में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम UAE में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की मेजबानी की है? तो वो किसने की है? वो की है हमारा मलेशिया ने। किसने? मलेशिया ने किया है। मलेशिया ने इसे कंडक्ट किया है। किसने? मलेशिया ने 27 सितंबर 2025 को आधिकारिक समारोह मलेशिया के मेलाका शहर में, कहां पर? मलेशिया के मेलाका शहर में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? मेलाका शहर में, मलेशिया के। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला क्वांटम डेटा सेंटर शुरू किया है? तो किसने पहला क्वांटम डेटा सेंटर शुरू किया है? तो वो क्या है? टाटा कम्युनिकेशन ने। किसने? टाटा कम्युनिकेशन ने पहला क्वांटम डेटा सेंटर शुरू किया है। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहां पर शुरू किया गया? तो वो किया गया टाटा कम्युनिकेशन ने किया है। ये हुआ। इस डेटा सेंटर का उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित सुरक्षित कम्युनिकेशन है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डेटा सेंटर? किसने? टाटा कम्युनिकेशन ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। किसने? लक्ष्य सेन ने, बैडमिंटन में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में स्वायत्त परिवहन के लिए भारत या विश्व में पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड किस देश संस्था ने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? UAE ने। किसने? UAE ने।
किसने किया है? यूएई ने इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इसका मकसद है कि ऑटोनोमस व्हीकल डेटा और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई के भीतर सुरक्षित रूप से संचालित हो ताकि डेटा संप्रभुता, जो डेटा सॉवरेनिटी है, बनी रहे। यह क्लाउड एचडी मैपिंग, टेलीमैट्रिक्स या फिर फ्लीट मैनेजमेंट, ट्रैफिक नियंत्रण या फिर डिजिटल जो ट्विन्स जैसी क्षमताओं का प्रदान करना है। कहां पर की गई? तो यूएई के दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट 2025 में से की जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये दुबई का मैप है। यहाँ पे आबू धाबी है और ये दुबई है। ये पूरा किसका मैप है? यूएई का। किसका? यूएई का मैप है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस तमाल को किस देश निर्मित जहाज के रूप में कमीशन किया है? तो ये किया है किसमें? रूस का। किसका है ये? रूस का किया गया है, रशिया का। तमाल किस प्रकार का जहाज है? तो जो स्टील फ्रिगेट है, इसका निर्माण स्थल कहां पे हुआ? तो ये बिल्ट एंड यानतारा शिपयार्ड में किया गया है, जो कि रशिया में है। कहां पर? रशिया में कलिनिंग्राड। कहां पर? क्लेनिनग्राड में, इसे रशिया के क्लेनिनग्राड में इसका स्थल है। इसकी विशेषता क्या है कि भारतीय नौसेना का न्यूनतम स्टेल्थ फ्रिगेट लंबी दूरी की एयर डिफेंस है। कितनी लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली है? स्विफ्ट 1 VLS ब्रह्मोस सक्षम तलवार लाइन अप की अगली कड़ी है। मीन जो ब्रह्मोस सक्षम तलवार लाइन अप की अगली कड़ी है, जो कि आत्मनिर्भर भारत को रोड मैप के तहत आखिरी विदेशी निर्मित वॉरशिप अब आगे के युद्धपोत भारत में भी बनने पर फोकस रहेगा। ये हमें आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के संवयन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो कौन सा ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन मैडमैक्स। कौन सा? ऑपरेशन मैडमैक्स शुरू किया है। 2025 में एनसीबी ने कई विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन मैडमैक्स चलाया, जिसमें डार्क वेब, टेक ड्राइव, वैश्विक फार्मा ड्रग सिंडिकेट पर एक साथ कार्रवाई की गई थी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने कंसाइनमेंट जो ट्रैक्स सीज हुए। गृह मंत्रालय ने इस बहु एजेंसी ऑपरेशन की सराहना की। मीन्स ये कई देशों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन मैडमैक्स। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की डू गोइंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता दी है? जो ये डू गोइंग संरक्षण है, ये क्या है? तो ये एक पशु है, समुद्री पशु है, जो कि एक वेजिटेरियन है। भारत की पहली डोगन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि पलक बे तमिलनाडु में स्थित है। पलक बे पर, कहां का? तमिलनाडु के पलक बे पर यह स्थित है। इसे 21 सितंबर 2022 को वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 448.34 वर्ग किलोमीटर। इस रिजर्व में 12,250 हेक्टेयर से अधिक सागर घास है, जो डुगोंग का मुख्य भोजन होता है। किसका? डुगोंग का मुख्य भोजन होता है। ये एक पशु है डुगोंग, जो कि एक गाय की तरह है। 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में एक प्रस्ताव गुरुतर समर्थन, जो कि 98% सरकारों द्वारा और जो कि 94.8% NGO द्वारा, इसे शोध संस्थाओं द्वारा पारित किया गया था। यह मान्यता न केवल तमिलनाडु की समुद्री संरक्षण पहल कदमी को वैश्विक स्तर पर पहचान देती है, बल्कि इसे नए देशों व क्षेत्रों में भी डुगोंग संरक्षण मॉडल के रूप में अपनाने की अपील की गई है। तो ये जो डुगोंग है, ये क्या है? ये एक गाय है जो कि वेजिटेरियन है, घास खाती है। कौन इसकी जो खाना है वो कहां पर है? तो ये है पलक बे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जहां पर इसका जो सागर घास है इसकी, तो कहां पर है? ये 12,250 हेक्टेयर से अधिक में ये फैली हुई है, जो इसका भोजन है। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मेरी क्लास को देखते रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।